हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जल्दी से आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन जो भी हम देखेंगे उनके आंसर को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। अगर आप सही मार्क करते हैं तो आप 1 मार्क देंगे और अगर आप गलत करते हैं तो -0.25 मार्क। जैसे ही वीडियो आपका ख़त्म होगा उसके बाद आप अपने मार्क्स को एवेल्यूएट करेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं और ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और हम टारगेट लेके चल रहे हैं एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए और आज हमारा जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन केस ऑफ इमर्स्ड बॉडी एक्ट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है जो इमर्स्ड है लिक्विड के अंदर, उस पर रिजल्टेंट प्रेशर है वो कहाँ पर लगेगा। ऑप्शन ए इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी इज़ सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी इज़ मेटा सेंटर एंड ऑप्शन डी इज़ सेंटर ऑफ बायोएंसी। आराम से क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए और जो भी आपको आंसर लगता है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम सब जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। जहाँ पर आपके बॉडी के मास को कंसंट्रेटेड होता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ बायोएंसी क्या होते हैं, जहाँ पर आपका बायोएंट फोर्स एक्ट करता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोएंसी। मेटा सेंटर क्या होता है, जब आपकी कोई फ्लोटिंग बॉडी टिल्ट कर जाती है और आपका जो बायोएंट फोर्स जहाँ पर एक्सिस को टच करता है उसे हम बोलते हैं मेटा सेंटर। और जो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या होता है, जब आपकी कोई बॉडी किसी लिक्विड में इमर्ज्ड होती है तो जब आपका रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा। जिसने नहीं लिखा है वो थोड़ा रुकिए और पहले आप इसका आंसर लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आता है कई बार। क्वेश्चन 2 इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन इज। ऑप्शन ए इज बुक वैल्यू, ऑप्शन बी इज सेल्वेज वैल्यू, ऑप्शन सी इज रिलायबल वैल्यू एंड ऑप्शन डी इज ऑब्सोलेंस वैल्यूज। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा। इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये 2-3 तरह के होंगे, एक बुक वैल्यू होगा, एक सेल्वेज वैल्यू होगा, एक मार्केट वैल्यू होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनमें गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन को भी आराम से चूज़ करिए। उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं और जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे उसे आपको कॉपी में भी लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला ना इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं तो हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ। सबसे पहले देखिए स्क्रैप वैल्यू। मैंने थोड़ा छोटा छोटा वर्डिंग्स लिखी हैं, आप भी ऐसे ही याद करिएगा ताकि आपके गलत ना हो। स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू मतलब कॉस्ट आफ्टर डिसमेंटल। अगर कोई बिल्डिंग है उसकी जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाने के बाद अगर उसको तोड़ दिया जाता है तो तोड़ने के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। सेकेंड आता है क्या, सेल्वेज वैल्यू। तो सोल्ड आफ्टर यूटिलिटी पीरियड इज़ ओवर। अगर किसी भी स्ट्रक्चर की या कोई भी बॉडी है उसकी यूटिलिटी पीरियड पूरा हो गया है और उसके बाद उसे बेच रहे हैं बिना ब्रेक करे, बिना डिसमेंटल करे, तो वो आपकी कहलाती है सेल्वेज वैल्यू। ठीक है, तो इन दोनों का आप खासकर ध्यान रखिएगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि डिसमेंटल करने के बाद, जबकि सेल्वेज वैल्यू का क्या मतलब है, बिना डिसमेंटल करे आपका यूटिलिटी पीरियड ओवर हुआ है उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मार्केट वैल्यू की तरफ। मार्केट वैल्यू क्या है, ऑन सेलिंग प्रॉपर्टी इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में जिस वैल्यू पर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं उसे हम बोलते हैं क्या, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है आपका क्या, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या मतलब होता है, प्राइस आफ्टर अलाउइंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जैसे आपने किसी भी बॉडी को या कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको जैसे आपने बेचा तो हर साल के बाद उसकी कुछ वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। उस कम हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। तो अगर आपने किसी की प्राइस के में से उसके डिप्रिसिएशन को माइनस करते गए तो उस जो वैल्यू हमें मिल रही है डिप्रिसिएशन को लगाने के बाद उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। और यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन बोल रहा था क्या, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि क्या हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट में से हमने डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो जो कॉस्ट मिली उसको हम क्या बोल रहे हैं, बुक वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बुक वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 इज द पार्ट ऑफ वॉल ऑन विच द आर्च रेस्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ए इंट्राडोस, बी एक्स्ट्राडोस, सी एबटमेंट एंड डी स्पान।
सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आर्च आपका इस तरीके का होता है, आपका देखिए ये पॉइंट हो गया, ये इनके इसके पॉइंट हो गए, मैं इनको मैं नाम देता हूँ ए और ये नाम दे दिया मैंने बी। तो अभी देखिए आपसे पूछ रहा है कि आर्च जिस पर रेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं। तो आर्च जिस चीज़ पर रेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, एबटमेंट। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं, अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। डी ऑप्शन दिया है स्पान। स्पान का क्या मतलब है, ये ए से बी का जो इस तरीके का बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्पान। इंट्राडोज का मतलब होता है आर्च के अंदर वाला सेक्शन, जिसे हम इंट्राडोज बोलते हैं, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम एक्स्ट्राडोज बोलते हैं। तो हो सकता है इस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये चारों को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल्स पे आएंगे तो हम हर ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, और अब जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम इनसे रिलेटेड और नए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले की वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें मैंने ऑप्शंस को नहीं डिस्कस किया है। पर अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे, साथ ही साथ धीरे धीरे कर हम अपने क्वेश्चन के लेवल को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस मीन्स। 60% इंडेक्स ऑफ वेटनेस है, उसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए इज रेन एक्सेस ऑफ 40%, ऑप्शन बी इज रेन डेफिशिएंसी ऑफ 40%, ऑप्शन सी इज रेन डेफिशिएंसी ऑफ 60% एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। देखिए इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ वेटनेस के ऊपर। सपोज करिए किसी एक रीजन के पर ईयरली जो एनुअल रेनफॉल है वो है 100 सेंटीमीटर, और अगले किसी साल में उसके यहाँ पर उस एरिया में, पर्टिकुलरली एरिया में जो आपकी रेनफॉल हुई है वो हुई है 60। तो ये जो 60/100 हमने किया, इससे हमें क्या मिला, 60% मिला। इस 60% का आपसे पूछ रहा है मतलब क्या है। तो पहले इंडेक्स ऑफ वेटनेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला इसने, रेनफॉल एट अ पर्टिकुलर ईयर जो आपका 60 था, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड रेनफॉल इन अ रीजन। तो ये होता है आपका इंडेक्स ऑफ वेटनेस। अब इसकी वैल्यू बोल रहा है 60% है, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो अब देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं 60% हुआ, इसका मतलब 40 जो है वो आपकी रेनफॉल नहीं हुई, यानी कि 40% की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है, रेन डेफिशिएंसी ऑफ 40%। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस जो है आपको क्या बता रहा है कि कितना पानी गिरा है और कितनी डेफिशिएंसी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम इज। ये SSC के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए इज लेस देन 12, ऑप्शन बी इज लेस देन 18, ऑप्शन सी इज बिटवीन 18 and 24 एंड ऑप्शन डी इज 24, मोर देन 24। आई थिंक ये तो सब पे बन जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो ऑप्शन है आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, डायरेक्टली IS कोड से आया हुआ क्वेश्चन है। जब आपका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम बोलते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो का क्या मतलब है, आपकी इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय डेप्थ या फिर इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय विड्थ। ये दोनों रेशियो आपके क्या होने चाहिए, 12 से कम होने चाहिए, तभी आपका जो कॉलम है वो आपका शॉर्ट कॉलम कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जो भी है, आप ऑप्शन जो भी चूज़ कर रहे हैं उसे लिखिए। अगर आपका गलत हो जाता है तो बाद में आप आकर उसे देखिएगा कि एक क्वेश्चन का आंसर आपने गलत क्यों लिख दिया है, और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गलत ही पता है, आपका कॉन्सेप्ट मिस्टेक है, तो उस टॉपिक को आप जाकर पढ़िए ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो और आप इम्प्रूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अ 2 hinge आर्च इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बाय। ऑप्शंस आर ए 0 डिग्री, बी 1 डिग्री, सी 2 डिग्री एंड डी 3 डिग्रीज। वैसे तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये अगर आपने बी में थोड़ी बहुत भी आर्चेस पढ़ा होगा तो ये आप बता सकते हैं, पर मैं आपको इसको सॉल्व करना भी बता देता हूँ कैसे होता है ये। ठीक है, पहले तो हम एक आर्च बना लेते हैं इस तरीके से। आपसे बोल रहा है 2 hinge आर्च है, यानी कि क्या है, आपका सपोर्ट के ऊपर हिंज लगा हुआ है। तो हिंज लगा है तो यानी कि इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पर 2 रिएक्शंस होंगे। तो मैं यहाँ एक रिएक्शंस बना देता हूँ, ये आपके रिएक्शंस हो गए। इसको मैं बोल देता हूँ RA
और इसको मैं बोल देता हूँ आर बी। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी आएंगे तो ये हो जाएगा आर बी, सॉरी एच बी कर देते हैं इसको, एच बी, और ए पॉइंट पे हो गया, ये हो गया एच ए। तो देखिए कितने अननोन्स आए, आर ए, आर बी, एच ए और एच बी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आ गए हमारे पास 4। ठीक है, और हमारे पास अवेलेबल इक्वेशंस कितनी हैं, हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन होती हैं 3, तो 4 - 3 करेंगे तो आ गया 1, यानी कि 1 डिग्री से 2 हिंज आर्च जो है वो इनडिटर्मिनेट हो गया। ठीक है, चलिए एक बार हम 3 इंच आर्च और जो आपका 3 इंच आर्च है उसका और देख लेते हैं। तो 3 इंच आर्च में क्या होता है, ए, बी और सी के ऊपर हिंज होता है। अब हमारे पास यहाँ पे अननोन्स कितने आएंगे, ए और बी पे 2 अननोन आएंगे, तो टोटल अननोन हो गए 4। और अवेलेबल इक्वेशन कौन कौन सी है हमारे पास, 3 इक्वेशन है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इन 3 इक्वेशन के अलावा ये जो हमारा क्राउन है, सी पॉइंट है, वहाँ पर भी एक इक्वेशन आ रही है, मोमेंट एट सी इज इक्वल टू 0। तो टोटल इक्वेशन कितनी हो गई हमारे पास, मोमेंट की सबसे पहले हो गई क्या आपकी एफ एक्स की, दूसरी हो गई एफ वाई की, थर्ड हो गई मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट की, और फोर्थ हो गई मोमेंट एट सी। तो ये 4 इक्वेशन आ गई। तो 4 - 4 किया तो 0, यानी कि जो आपका 3 हिंज आर्च है दैट इज़ अ डिटर्मिनेट आर्च, और जो 2 हिंज आर्च है दैट इज़ इनडिटर्मिनेट आर्च, एंड और उसकी जो इनडिटर्मिनेसी है वो कितनी है, 1 डिग्री की है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, 1 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर फोर्स मेथड, बी डिस्प्लेसमेंट मेथड, सी इक्विलिब्रियम मेथड एंड डी नन ऑफ दिस। देखिए हमारे पास 2 तरह के मेथड है, एक फोर्स मेथड और एक आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स का अपोजिट हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी का जो अपोजिट हो जाता है दैट इज़ स्टिफनेस। ठीक है, तो आपके जो 2 तरह के मेथड होते हैं उनके क्या क्या नाम हो जाते हैं, फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी। और जो आपका स्टिफनेस मेथड हो जाते हैं उसका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस और इक्विलिब्रियम। तो आप इससे याद रखिएगा FFC, और दूसरा है DSE। तो अभी यहाँ पर पूछा है फ्लेक्सिबिलिटी को और क्या बोलते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी को फोर्स मेथड भी बोलते हैं और कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या क्या है, फोर्स मेथड है, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है इक्विलिब्रियम और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, फोर्स मेथड, यानी कि FFC से याद रखिए बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपने आंसर्स को कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, पर आप अपनी अगर कॉपी में लिखेंगे तो उससे आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ पॉइजनस रेशियो मोर देन 1। ऑप्शंस आर ए कॉर्क, बी रबर, सी स्टील एंड डी नन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो हमारा पॉइजन रेशियो होता है उसे हम म्यू से या फिर 1/m से डिनोट करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं म्यू की बात कर रहा हूँ, म्यू के टर्म्स में बात करते हैं। तो म्यू है जो पॉइजन रेशियो, उसकी बोल रहा है वैल्यू म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 किसकी मटेरियल के लिए होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो म्यू की जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, म्यू इज इक्वल टू 0 से लेके 0.5 तक रहती है। म्यू की आपकी जो वैल्यू रहती है, म्यू इज इक्वल टू 0 से लेके 0.5 तक रहती है, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट इज 0.5। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 क्या 0.5 से भी बड़ी नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको 2 पॉइंट और बता दूं, जब म्यू की वैल्यू 0.5 होती है तब आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी कि किसी भी तरह का वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। एक और चीज़ आप देख लीजिए, जो आपकी ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके लिए म्यू की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो अगर आपको ह्यूमन सेल भी इंक्लूड करके दिया है तो म्यू की जो रेंज है वो -1 से लेके 0.5 के बीच में हो जाएगी। ठीक है, वरना जनरली इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो 0 से लेके 0.5 तक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर मैं आपको इन सबके पॉइजन रेशियो की वैल्यू बता दे रहा हूँ। कॉर्क की वैल्यू म्यू की होती है 0, रबर की वैल्यू होती है 0.5 और स्टील एक तरह का आपका मेटल है, तो मेटल्स की आप याद रखिए 0.25 से लेके 0.42 के बीच में सारे मेटल्स की
जो पॉइजन रेशो है उसकी वैल्यू आती है। इम्पॉर्टेंट यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है रबर, इसकी 0.5 होती है, ये आपके आने के चांसेस हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज, ऑप्शन ए क्यूबिक, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर यूडीएल की बात कर रहा है। तो यूडीएल के लिए जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो पैराबोलिक होता है, ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन इज सेड टू बी। अब मटेरियल जिसकी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं ए होमोजीनियस, ऑप्शन बी है आपका आइसोट्रोपिक, ऑप्शन सी है इलास्टिक एंड ऑप्शन डी है ऑर्थोट्रोपिक। चूज करिए, आपको क्या लगता है इसमें से क्या सही होगा? हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब देखिए एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये एक बॉडी है, अब इसके अगर हर एक पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहे। फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिग्मा है और इस पॉइंट पर भी अगर आपकी सिग्मा आ गई, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में दोनों पॉइंट पर सिग्मा और सिग्मा आई है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? होमोजीनियस। दूसरा है आइसोट्रोपिक। अगर एक ही पॉइंट पे हर डायरेक्शन में आप देखेंगे सेम टू सेम डायरेक्शन, मतलब हर एक डायरेक्शन में आप देखेंगे तो हर डायरेक्शन में अगर आपको सिग्मा मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या? आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। होमोजीनियस में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी रहती है, वहीं आइसोट्रोपिक में हर डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती है। ठीक है, अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑल डायरेक्शन की बात कर रहा है यानी आइसोट्रोपिक की बात कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए इलास्टिक तो क्या एक प्रॉपर्टी है। ऑर्थोट्रोपिक का क्या मतलब हो जाता है? ऑर्थोट्रोपिक का मतलब होता है अगर किसी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो आप उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपिक। फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगी सिग्मा एक्स, ये हो जाएगी सिग्मा वाई और ये हो जाएगी सिग्मा जेड। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे क्या? ऑर्थोट्रोपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। द ऑपरेशन ऑफ लेवलिंग अक्रॉस एनी रिवर इज टर्म्ड एज। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज प्रोफाइल लेवलिंग, बी इज रेसिप्रोकल लेवलिंग, ऑप्शन सी इज फ्लाई लेवलिंग एंड ऑप्शन डी इज सिंपल लेवलिंग। आई होप ये क्वेश्चन आप सब पे बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। रिवर में जो हम लेवलिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल ईयर TY and sidereal year SY is options A TY greater than SY, TY less than SY, TY is equal to SY and none of these। तो अब देखिए जो आपका ट्रॉपिकल ईयर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 365.242 डेज़ होती है। वहीं जो सिड्रल ईयर है दैट इज़ 365.25 डेज़ होती है। यानी कि सिड्रल डेज जो है वो बड़ा होता है ट्रॉपिकल डेज से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए इसमें से? TY लेस देन SY, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिटार्डिंग एडमिक्सचर? ऑप्शन ए इज टार्टरिक एसिड, ऑप्शन बी इज शुगर, ऑप्शन सी इज जिप्सम एंड ऑप्शन डी इज सोडियम सिलिकेट। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा रिटार्डिंग एडमिक्सचर नहीं है। रिटार्डिंग मतलब जो किसी भी प्रोसेस को थोड़ा सा धीमा कर दे या डिले कर दे। तो देखिए जिप्सम तो हम जानते हैं, जिप्सम क्या कहाँ यूज़ होता है? आपके सेटिंग टाइम को कम यूज़ करने के लिए होता है। टार्टरिक एसिड और शुगर भी आपके रिटार्डिंग एजेंट्स होते हैं, पर आपका जो सोडियम सिलिकेट होता है ये है आपका क्या? रिटार्डिंग एजेंट नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। बल्किंग वेरी इंपॉर्टेंट। बल्किंग से रिलेटेड पहले भी हम कई क्वेश्चंस देख चुके हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है उसका वो हमने देखा था। 4 to 5% जब आपका होता है तो आपकी बल्किंग होती है सैंड के अंदर। अब यहाँ पे पूछ रहा है बल्किंग। ऑप्शंस हैं ए इंक्रीजेज विथ फाइननेस ऑफ एग्रीगेट, बी इंक्रीजेज विथ फाइननेस ऑप्शन 1 था डिक्रीज विथ फाइननेस ऑफ एग्रीगेट, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज विथ फाइननेस ऑफ एग्रीगेट,
ऑप्शन सी इज़ नॉट रिलेटेड विथ फाइनेस ऑफ एग्रीगेट एंड ऑप्शन डी इज़ हायर फॉर कोर्स एग्रीगेट। आराम से इनके ऑप्शंस को पढ़िएगा, थोड़े से कन्फ्यूजिंग हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इंक्रीज़ और डिक्रीजेस कई बार आ जाता है। तो बल्किंग की बात करें तो देखिए बल्किंग क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके कोर्स एग्रीगेट के साइज़ के। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे फाइननेस ऑफ एग्रीगेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बल्किंग बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। बोल रहा है द डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इज़ मीडियम व्हेन द वैल्यू ऑफ स्लम्प इज़ ऑप्शन ए 25 to 50 mm, ऑप्शन बी 0 से 25 mm, ऑप्शन सी 50 to 100 mm, ऑप्शन डी इज़ 100 से 175 mm। इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर से लिखिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए, क्योंकि ये जो आपके डाटा वाले वैल्यूज़ हैं हमें लगता है कि ये तो हमें याद हैं, पर जब पेपर में आता है तो हम इनको गलत कर देते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देख लेते हैं इसके, थोड़ा सा हम टेबल देख लेते हैं इसमें क्या होता है। वर्केबिलिटी बता रहा है एमएम में। लो वर्केबिलिटी होती है तो आपकी कब होती है, जब 25 से 50 के बीच में होता है। मीडियम होती है जब 50 से 100 के बीच में होता है। हाई होती है जब 100 से लेके 175 के बीच में होती है। तो इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है कि इस वैल्यू के हिसाब से आपको वर्केबिलिटी चूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपकी स्लम की वैल्यू जो भी है उस हिसाब से आप चूज़ करेंगे। अभी आपसे मीडियम पूछा था, तो मीडियम का आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 से लेके 50 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 0 से 25 लो और 25 से 100 जो है मीडियम और 100 से 175 जो है वो हाई। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो अभी आपसे मीडियम पूछा है, हो सकता है अगली बार लो पूछ ले, उससे अगली बार हाई पूछ ले, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 16, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस इज। ऑप्शंस आर ए इनफाइनाइट, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसका ऑप्शन सी है 0। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 0 होता है। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इम्पार्ट्स ऑप्शन ए इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपसे बोल रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कैल्शियम क्लोराइड को मिलाने से हमें क्या मिलता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप चूज़ करिए इसमें से क्या आंसर आपको सही लगता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्विक सेटिंग सीमेंट अलग होता है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अलग होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है, जनरली आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा जल्दी गेन कर लेता है बाकी सीमेंट के कंपैरिजन में, लेकिन जो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट होता है वो आपका सेट तेज़ करता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ कर रहे हैं ताकि सीमेंट जो है सेट जल्दी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मॉडल्स पर पहले भी हम 1-2 क्वेश्चन देख चुके हैं, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन रिपीट आया है। द फाइनेंस मॉडल्स ऑफ फाइन सैंड इज 2.2 से लेके 2.6, ऑप्शन बी है 2.6 से लेके 2.9, ऑप्शन सी है 2.9 से लेके 3.2 एंड ऑप्शन डी है 3.2 से लेके 4। आपसे पूछा है काय के लिए, फाइन सैंड के लिए पूछा है। लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, किसके लिए फ़ाइन होता है, किसके लिए आपका मीडियम होता है और किसके लिए आपका कोर्स होता है। तो देखिए इसका मैं बता दूं, फाइन है, इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, 2.2 से लेकर 2.6 के बीच में आपका फ़ाइन होता है, फाइनेंस मॉडुलस। 2.6 से लेकर 2.9 के बीच में होता है मीडियम। ठीक है, और 2.9 से लेके 3.2 के बीच में होता है कोर्स। तो इस तरह के अपन सेंड को डिनोट करते हैं। ये वैल्यूज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि फाइनेंस मॉडुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जेई का, कई बार क्वेश्चन इसका रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द शेयर स्ट्रेंथ कैन बी एंश्योर्ड इन अ बीम बाय प्रोवाइडिंग। शेयर स्ट्रेंथ किस तरह से बीम में हम एंश्योर कर सकते हैं। ऑप्शंस आर ए
बाइंडिंग वायर्स ऑन मेन बार, ऑप्शन बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स, ऑप्शन सी राउंडेड एग्रीगेट्स एंड ऑप्शन डी स्टिरअप्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा, इसमें तो अब आरसीसी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हम स्टिरअप्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी शेयर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एनस्कोप इज़ यूज टू डिटरमाइन। देखिए लास्ट भी जितने भी सेट हुए हैं उसमें हमने देखा है कई बार कि कभी आपका स्पीड एंड डिले का पूछा है, कभी किसी और का पूछा है। तो आपको ये मेथड्स के नाम याद रखने हैं कि कौन सा मेथड किसके लिए यूज़ होता है, कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ होता है। अभी फ़िलहाल पूछ रहा है एनस्कोप, तो एनस्कोप किसके लिए यूज़ होता है, स्पॉट स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पिटोड ट्यूब इज़ यूज टू मेजर। देखिए अगेन फिर से एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। पिटोड ट्यूब को किसके लिए यूज़ करते हैं, ए प्रेशर ऑफ फ्लो, बी एरिया ऑफ फ्लो, सी डिस्चार्ज ऑफ फ्लो, ऑप्शन डी इज़ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पिटोड ट्यूब है दैट इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टील मेंबर subjected to primary tension is called A tie, B strut, C slung, D none of these। आप चूज़ करिए इसमें से क्या आपको लगता है, टाई, स्ट्रट, स्लिंग या नन ऑफ दिस। आपसे बोला है टेंशन होती है, तो टेंशन जिसमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टाई मेंबर। कंप्रेशन जिसमें होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रट मेंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। A fully saturated soil has water content of 20%. If G is 2.6, the void ratio is। देखिए क्या बोल रहा है, एक फुली सैचुरेटेड सॉइल है जिसका वाटर कंटेंट दिया है 20%, G की वैल्यू दी है 2.6 और वॉइड रेशियो पूछा है। आराम से चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को करके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार आता है, और अगर ये नहीं भी आया तो इसका यूज़ किसी न किसी क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होती है। रिलेशन होती है ES इज इक्वल टू W इंटू जी। E है आपका वॉइड रेशियो, S है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, W है आपका वाटर कंटेंट और G है आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है और फुली सैचुरेटेड सॉइल यानी कि S की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, यानी कि हमें मिल गया E इज इक्वल टू वाटर कॉन्टेंट इंटू जी। द वाटर कॉन्टेंट कितना दिया है 20%, यानी कि 20/100, और जी की वैल्यू कितनी दी है 2.6, तो 2.6 इंटू 20 कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.52। तो ये जो है इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल में आप खासा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे न्यूमेरिकल को आप मत करिएगा, या फिर ऑप्शन जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे इस तरह के आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं। मतलब आप लास्ट के में कर सकते हैं, आप जब पहला बार पढ़ रहे हैं तब आप उनको मत करिएगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, एन आइसोबार इज़ अ कर्व विच ज्वाइंस पॉइंट्स ऑफ इक्वल, ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, ऑप्शन बी वर्टिकल स्ट्रेस, ऑप्शन सी shear स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी स्ट्रेस इंटेंसिटी। देखिए अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आइसो जहाँ पे भी आपका यूज़ होगा, आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो आपसे बोल रहा है आइसो बार की बात कर रहा है, तो जो दूसरा वर्ड होता है वो बताता है आपके कि किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। आइसो बार बोल दिया, बार यानी कि प्रेशर की बात कर रहा है। प्रेशर एक तरह से क्या स्ट्रेस इंटेंसिटी होती है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ डन फॉर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आता है। टिम्बर आपके SSC JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टिम्बर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ऑप्शंस ए इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन बी डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग शेयर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सीजनिंग हम किसके लिए करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को हम हटाने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट, जिसके लिए हम सीजनिंग करते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब आपका काम है कि आपने जितने भी 25 क्वेश्चन में से सही करे हैं आप उसे देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 25 में से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप ये वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। कल मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। गुड लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।